औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाई कोर्ट से रवानगी, शाम का टाइम, सर्द शाम, हवा भी चल रही है। ऐसे में मैंने चाहा कि आपके साथ कुछ गपशप लगाई जाए। मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की बातें की जा रही हैं। इंडीड पूरी दुनिया में यही होता है कि बड़ा कंट्रोल्ड निज़ाम होता है। जिस तरह की डेमोक्रेसी की बात, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बात किताबों में हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। अमेरिका जैसा मुल्क जो है, वहाँ भी खैर प्रेसिडेंशियल निज़ाम ही है। वहाँ भी जो पेंटागन कहता है वही प्रेसिडेंट ने करना होता है। इसलिए पाकिस्तान जुग्राफियाई तौर पर एक ऐसे महल वकूअ में वाक़या है कि यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारा दुश्मन भारत जो है वो एक आँख भी हम उसे नहीं भाते और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो साजिशों में रहता है। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम पहले भी रह चुका है। अयूब खान के दौर में भी भुट्टो भी प्रेसिडेंट बने, जनाब सदर ज़ियाउल हक ने भी रेफरेंडम करवाया। मुशर्रफ दौर में भी एक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रख कर ख़ुद चीफ एग्जेक्टिव बनकर वही पावर्स इंजॉय की। तो ये जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, इस हवाले से अब जो बातें की जा रही हैं वो यही की जा रही हैं कि जी इसको चलता किया जाए ताकि हुक्मरान जो है वो अरकान असम्बली की ब्लैक मेलिंग का जो है वो शिकार ना हो सके। दोस्तों, बात ये है कि अगर हम हक़ाइक़ का जायज़ा लें, जब पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो डेफिनेटली वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि फ़ौज एक ऐसा अदारा होता है जिसने मुल्क की सालमियत को जो है वो यकीनी बनाना होता है। पाकिस्तान के दुश्मन यही चाहते हैं कि अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ उठें। ऐसा बारहा हुआ। भुट्टो को जब फांसी दी गई तो ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ बड़ी शदीद मज़ामत हुई। उस मज़ामत का ये रिज़ल्ट निकला कि बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही, फिर जरदारी साहब भी आ गए। इस तरह यानी कि ये मामलात जो हैं, बड़े ममालिक जो है ना, बड़ी ताकतें वो चाहती हैं कि हमारे मुल्क में बेचैनी रहे और यहाँ पर लोग जो है ना वो परेशान हाल रहें और वो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़, अपनी ही हुकूमतों के ख़िलाफ़, अपने ही रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो है ना वो ज़बान दराज़ी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली शान है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अब जबकि इमरान खान की हुकूमत आई, गवर्नेंस के लिहाज से बड़ी इसकी पुअर परफॉर्मेंस है। कोई सेक्टर भी देख लें, एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से देख लें, पेट्रोल प्राइसेस देख लें, चीनी, घी, आटा, दालों की कीमतें देख लें, बिजली के रेट्स देख लें। अगर कंपेयर किया जाए इससे पहले वाली हुकूमत से तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। कोरोना का भी मसला आया जिससे अफरात-ए-ज़र इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ। पर कैपिटा इनकम भी कम हुई और ख़ास तौर पर जो मज़दूर तबका है वो मज़दूरी से भी हाथ धो बैठा। इन चीज़ों से भी पर कैपिटा इनकम पे बड़ी जो है ना वो असर पड़ता है। कानून का एक अदना सा तालब इल्म होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि इफ़ देयर इज़ नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देयर इज़ नो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, और जब इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मुल्क फिर कैसे चलेंगे। चूँकि सोशल मीडिया की वजह से फौरी तौर पर मसाइल जो हैं वो
लोगों के सामने आ जाते हैं। सोशल मीडिया के जहाँ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वहाँ साथ साथ कुछ एडवांटेजेस भी हैं। और सोशल मीडिया जो है वो स्टेटस को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट भी है, लेकिन बाज़ औक़ात दुश्मन जो है इससे फ़ायदा उठाता है, और ऐसे बारहा देखा गया कि ऐसे ऑपरेट किए जाते हैं। इससे जो है वो ऐसे जो यूट्यूब चैनल्स और ऐसी पोस्टें लगाई जाती हैं, ऐसी फेसबुक अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम दर हकीकत पाकिस्तान की जो 20-21 करोड़ आवाम है वो भी इसकी फ़ौज ही है। हमने मुल्क की सलामती चाहिए। हमारा जो सिस्टम है, अदालती निज़ाम भी ऑब्सोलीट हो चुका है, और ये जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जिसे कहा जा रहा है जी ब्लैक मेलिंग होती है MPs, MNAs और सेनेटर्स के हाथों। दोस्तों, MNA MPA के हाथों क्या ब्लैक मेलिंग होनी है? आपको पता ही है कि MNA MPA तो बड़े कंट्रोल्ड होते हैं, उनको जहाँ कहा जाता है वहाँ वो वोट कॉस्ट करते हैं। तो मेरे ज़ाती ख्याल में तो ऐसा नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, सोच है मेरी, कि MNA MPA के हाथों कोई बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी MNA MPA बनते हैं उनको जिस तरह जिताया जाता है वो सबको पता है कि किसको हराना होता है, किसको जिताना होता है। सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि 18-20, 17-20 का फ़र्क हो सकता है। इमरान खान की मकबूलियत थी, उसने अवामी तौर पर 22 साल जद्दोजहद की, उसको हुकूमत दे दी गई, उसको जिता भी दिया गया, लेकिन उसको थोड़ा सा इतनी नहीं दी गई जो थी मेजॉरिटी के, वो खुद कानून साजी के हवाले से बड़ा कोई डिसाइसिव स्टेप ले सकता। इमरान खान बहुत अच्छा होगा, बड़ा नेक होगा, बड़ा पारसा होगा, बहुत ईमानदार होगा, धैले की करप्शन नहीं करता, लेकिन हुक्मरान जो होते हैं ना, अवाम को कोई मौलवी साहब नहीं चाहिए कि वो जनाब ना बड़े नेक आदमी हैं। अवाम को ये चाहिए कि वो काम क्या कर रहा है, अवाम को डिलीवर क्या कर रहा है। यहाँ मैं माजरत के साथ जो लफ्ज़ मैंने मौलवी साहब बोला, ये एक माशरती रवैये की बात की है। मौलवी साहिबान जो है हमारे सर का ताज हैं, और उल्मा को भी उतना ही हक़ है हुकूमत में जितना किसी भी दूसरे तबके को हुकूमत करने का हक़ है। मैंने ये अज़राहन अवामी जो सोच है, मतलब ये है कि हमें चाहिए हुक्मरान जो हुकूमत करे, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह का, शेर खुदा हज़रत अली की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह का। हमें जो है वो ये सोच सुन कर थक गए हैं कि जी इमरान खान साहब बड़े नेक, बड़े अच्छे हैं, करप्शन नहीं करते, लेकिन गवर्नेंस उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ अगर नहीं है लीडिंग की। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट का मैदान और है, एक 21-22 करोड़ आवाम को लीड करने का मामला कुछ और है। तो इन हालात में अगर सदारती निज़ाम की बातें की जा रही हैं, तो मेरा नहीं ज़ाती ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अभी भी जो कुछ चाहें वही कुछ हो जाता है। जिसको जो बिल चाहे मंजूर करवाए जा सकते हैं, जो बिल चाहे नहीं होते, जिसको चाहे जितवा दिया, जिसको चाहे हरा दिया, सारा कुछ कंट्रोल्ड है। और ये हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में होता है। वजह ये होती है कि थोड़ा सा बंदा पॉपुलर होना चाहिए, उसकी पॉलिटिकली थोड़ी सी से होनी चाहिए, साख होनी चाहिए, फिर उसको कहा जाता है कि ठीक है हम तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। इसलिए अगर ये कहा जाए कि जी पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुका है, इसमें कोई नहीं। ये पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, पाकिस्तान में दोनों निज़ाम आजमाए जा चुके हैं, और सदारती निज़ाम में भी उतना ही कंट्रोल होगा जितना अब है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ैसले अभी भी अपनी मर्ज़ी से ही होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को दोनों तरफ से आसानी होती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने, सिविल हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने स्टेट के हवाले से अपने मकासद की और स्टेट को रन करने के हवाले से जो उनके होते हैं मामलात के, किस तरह रियासत ने चलना है, क्या क्या इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, किस तरह हमारी जो है वो
جو ہے وہ داخلہ پالیسی ہے، کس طرح ہماری خارجہ پالیسی ہے، اور اس میں بس یہ ہے کہ اکنامک بینیفٹس جو ہیں، معاشی استحکام بڑا ضروری ہوتا ہے، اور معاشی استحکام کے حوالے سے ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے آج نظام بدلنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اگر یہ صدارتی نظام لے بھی آتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کا پاکستان کا ماحول ہے اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا، اور اصل چیز یہ ہے کہ گورننس کی اہلیت ہونی چاہیے، خواہ وہ صدارتی نظام میں ہے یا وہ پارلیمانی نظام میں۔ پرائم منسٹر کے پاس بھی دیکھیں کتنے اختیارات ہیں، بے تحاشا اختیارات ہیں، بات صرف کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں جناب شاید ریفرینڈم کروا کے یہ کیا جائے، بہرحال جو بھی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وطن عزیز میں استحکام ہونا چاہیے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملنی چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی ہے، بہت ہم نے نقصان اٹھایا ہے، اور بہت ہماری عوام اس میں شہید ہوئی ہے، ہمارا اکنامکلی بڑا لاس ہوا ہے۔ تو پاکستان کو سٹیبلٹی میں لانے کے لیے اگر یہ سسٹم بھی چینج کرتے ہیں تو پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دوں کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس سے صرف ایک ہی بات ہے جی، پولیٹیشنز کو بدنام کر دیا جائے۔ اب پولیٹیشن سارے برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں جو وطن عزیز سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو کرپشن نہیں کرتے۔ تو سب کو ایک ہی پلڑے میں نہ دیکھیں۔ آپ سول سروس کے لوگ سی ایس پی آفیسرز کو دیکھ لیں، کتنی محنت کر کے کتنے لائق بچے سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، اور نوکرشاہی جو ہے جتنی کرپشن کر رہی ہے، اور ساری کرپشن کی جو ہے وہ سرخیل ہی وہ ہوتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں ان کی، آپ جب یہ جاب میں آئے تھے تو ان کا اکنامک کنڈیشنز دیکھ لیں، اور 5 10 15 20 سال بعد دیکھیں کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ملک کا مداوع جو ہے، وہ ملک کا جو مسائل کا حل جو ہے، وہ سسٹم، یہ سسٹم یا وہ سسٹم، اصل چیز ہے نیک نیتی۔ آپ روزگار کے روزگار کے ذریعے دیکھیں، یہاں سے لوگوں نے اپنی فیکٹریاں ڈسمنٹل کر کے ایران لے گئے ہیں، بنگلہ دیش لے گئے ہیں، دوسرے ملکوں میں لے گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو نہ وابڈا جینے دیتا ہے، نہ کارپوریشن جینے دیتا ہے، نہ ایف بی آر ٹیکس ڈپارٹمنٹ جینے دیتا ہے۔ آپ کو جناب، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں آپ کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ٹیکس مانگتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ٹیکس نہ دو بلکہ ہمیں دو بس ہے۔ تو اللہ کرے اس ملک پہ امن و سکون ہو، اکنامک سٹیبلٹی آئے، اور پاکستان میں جو بھی نظام ہو وہ قرآن و سنت کے تابع نظام آنا چاہیے۔ نام کا تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ قانون بن نہیں سکتا تو قانون پر عمل بھی تو کون سا ہو رہا ہے؟ کون سا قانون قرآن و سنت پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ سود کے حوالے سے دیکھ لیں، ابھی تک پینڈنگ ہے یہ سارا سلسلہ، سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے حکومت نے۔ ملک میں جو نظام عدل ہے اس کو آپ کس طریقے سے اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ تو بہرحال کچھ گزارشات تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔